हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर 9 भूल। ये एक कहानी है चैप्टर की, मतलब कि इसमें कहानी दी जाती है। तो पढ़ते हैं, चलो। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैज़ बीन कॉलिंग हर भोली द सिम्पलेटन। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही सब उसको भोली करके पुकारते थे, मतलब सरल। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी, भोली। जब वो 10 महीने की थी तो खटिया पर से गिर गई थी, जिसकी वजह से पलंग पर से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट आ गई थी और उसका कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। ठीक है। तो फिर वो मतलब कि एक पीछे वाली चाइल्ड ही बनी रही, मतलब ज़्यादा उसके बुद्धि का विकास नहीं हो पाया, थोड़ी बेवकूफ़ टाइप की बनी रही। वो वैसे देखने में तो बहुत सुंदर और प्यारी लगती थी, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तब उसके स्मॉल पॉक्स का अटैक से उसकी केवल आँख बची, बाकी उसका पूरा शरीर पे काले गहरे धब्बे बन गए परमानेंट के लिए। ठीक है। तो फिर वो वैसे सुलेखा, वो भोली, कुछ बोल नहीं पाई जब तक वो 5 साल की थी। वो हिचकिचाती थी बोलने में, बोलने की कोशिश करती थी, थोड़ा थोड़ा रुक के बोलती थी, बोल नहीं पाती थी ठीक से। तो और बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, इस वजह से वो बहुत कम बोलती थी। नंबरदार रामलाल के 7 बच्चे थे, इसमें से 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं। तो उसमें से जो सबसे छोटी बेटी थी वो भोली थी। ठीक है। और वो मतलब कि जो किसान थे और खुशहाल किसान थे, मतलब उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मतलब कि कुछ किसान होते हैं जो मतलब उनके पास आर्थिक कोई परेशानी नहीं थी, उनके पास कोई समस्या नहीं थी, ठीक ठाक घर के थे सब। जो उनके बच्चे थे वो हेल्थी थे, स्ट्रांग थे, भोली को छोड़ के। जो उनके बेटे थे वो बाहर शहर गए थे पढ़ाई करने के लिए, पहले स्कूल फिर कॉलेज। और जो उनकी बेटी थी राधा, जो सबसे बड़ी थी, उसकी शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी शादी तय हो चुकी थी। और रामलाल अपनी तीसरी बेटी चंपा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। लेकिन रामलाल को भोली की चिंता थी कि वो उतना देखने में अच्छी है और ना ही समझदार है, तो उससे कौन शादी करेगा। जब भोली 7 साल की हो गई तो मंगला की शादी भी हो गई। मतलब मंगला की शादी वैसे भी तय थी, जब तक वो 7 साल की हुई तब तक उसकी शादी हो गई दूसरे नंबर वाले बेटी की भी। और उसी साल प्राइमरी स्कूल वहाँ उस गांव में खुल गया। वहाँ के जो तहसीलदार साहब थे उन्हें एक ओपनिंग सेरेमनी रखी और रामलाल को वहाँ बुलाया रेवेन्यू ऑफिसर की तरीके से। ठीक है दोस्तों। तो उन्हें कहा कि तुम भी अपने गांव से अपने घर से कोई लड़की भेजो पढ़ने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा जी, कि मतलब कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, तुम्हारे घर से एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो वो वहाँ पे मतलब कि मना करना चाहते थे पर वो कर नहीं पाए। फिर उनने उसके बारे में आके अपनी वाइफ से बात की, तो वाइफ ने कहा क्या तुम पागल हो गए हो, लड़कियों को स्कूल भेजोगे फिर उनसे शादी कौन करेगा। लेकिन राम लाल में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो तहसीलदार को मना कर सके। तो उसकी वाइफ ने उसको एक आइडिया दिया कि एक काम करो, तुम भोली को स्कूल भेजो, जिसके मतलब कि उसकी शादी तो वैसे भी नहीं होने वाली है, क्योंकि उसके पास ना सूरत है ना शकल, सॉरी, ना शकल है ना अकल है। तो उन्होंने कहा कि हाँ अगर तुम उसको भेज दोगे तो हमारे घर से एक एग्जाम्पल भी सेट हो जाएगा और वही उसी को भेजना चाहिए।
तो उन्होंने भी कहा हाँ बात तो खैर तुम ठीक कह रही हो। तो फिर वो भोली को स्कूल ले जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भोली का हाथ पकड़ा और कहा चलो मैं तुम्हें स्कूल ले चलती हूँ। भोली डर गई, वो नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है। उसको याद था कि कुछ दिन पहले उसकी जो पुरानी गाय थी लक्ष्मी, उसको बेच दिया गया था। तो उसे लगा कि उसे भी बेचा जा रहा है, इसलिए वो मना कर रही थी और डर गई थी। तो रामलाल ने कहा क्या हो गया तुम्हें बेवकूफ़, स्कूल ही भेज रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर उस रामलाल ने अपनी बीवी से कहा कि इसे कुछ बढ़िया से कपड़े पहना दो, नहीं तो वह हमारा मजाक बन के रह जाएगा स्कूल में, इज्जत की बात है, ठीक है। दोस्तों, उस भोले को वैसे भी कभी नए कपड़े नहीं मिले थे। वो उसके जो बहनें थीं उन्हीं के कपड़े उसको पास कर दिए जाते थे। तो लेकिन आज वो थोड़ी लकी थी। वो जो चंपा थी उसकी तीसरे नंबर वाली बहन, उसके कुछ पुराने कपड़े जो सही हालत में थे उनको कई बार धोया गया तो उसे पहना दिए गए। और उसके जो सूखे सूखे बाल थे उनमें कुछ तेल वगैरह लगा दिया गया जिससे अब थोड़ी ठीक ठाक दिखने लगी। फिर उससे कुछ भोली को लगा कि ठीक है, जहाँ भी मैं जा रही हूँ वो इस घर से तो बढ़िया ही जगह है, ठीक है। तो फिर रामलाल ने उसका हाथ पकड़ा और हेडमिस्ट्रेस को दे दिया, अकेले छोड़ दिया। वो वहाँ डर गई थी। वहाँ बहुत सारे कमरे थे स्कूल में और हर कमरे में लड़कियाँ चटाई पर बैठी हुई थी। लेडीज़ स्कूल था तो वहाँ पे लड़कियाँ थी और बैठी हुई थी चटाई पर। वो बुक्स पढ़ रही थी और स्लेट्स पर लिख रही थी। मतलब कि तब इतना डेवलप नहीं था, जो बेंचेस होती तो उसे चटाई पे बैठा रहे थे और स्लेट्स पर लिख रहे थे, मतलब गांव का वैसे ही। हेडमिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि जाओ उस एक क्लासरूम के एक कोने में जाके बैठ जाओ, ठीक है। भोली को नहीं जानती थी ठीक से कि हाँ क्या हो रहा है, वो बहुत डरी हुई भी थी। लेकिन उसने वहाँ कई सारी लड़की देख के खुश हो गई कि शायद इनमें से उसके कोई दोस्त बन जाए। वो जाके वहाँ बैठ गई। जो लेडी टीचर थी वो क्लासरूम में कुछ कह रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था भोली को कि क्या कह रही हैं। वो वहाँ पे दीवारों पे लगी पिक्चर्स को देख रही थी, जैसे घोड़े की, जैसे छोटे बच्चों की होती हैं क्लासेस में। अब तभी भोली ने देख रही थी चारों तरफ फोटोज़ को, तभी उसने एक देखा कि टीचर है उसके सामने खड़ी है, मतलब उसके साइड में ही खड़ी है और मुस्कुरा रही है। टीचर ने उसका नाम पूछा क्या तुम्हारा नाम है, तो वो जैसे लड़खड़ाती थी वैसे भो भो करके रह गई और बाद में वो रोने लगी, ठीक है। फिर वो वहीं के कोने में बैठ के रोने लगी जिससे उसे कोई देखे ना। थोड़ी देर बाद बेल बची, सारी जो लड़कियां थी वो क्लासरूम से चली गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कोना छोड़ दे और वो वहीं बैठ के सिसक रही थी। टीचर ने तभी उसे फिर कहा कि जब सब चले गए बहुत प्यारी सी आवाज़ में कि क्या हो गया, कि टीचर ने कहा कि खड़ी हो जाओ। टीचर उसे कोई कमांड नहीं दे रही थी, ना ही बस उसे सजेशन दे रही थी कि खड़ी हो जाओ, बहुत ही प्यारे वे में। और अब मुझे अपना नाम बताओ, टीचर ने भोली से पूछा। उसने इतनी प्यारी आवाज़ पहले उसके लिए इस हिसाब से किसी ने नहीं बोला था, सब उसे डिस्करेज ही करते थे, तो उसे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। वो बहुत खुश हो गई लेकिन हंसी नहीं, मुस्कुराई नहीं। उसने कोशिश की भो भो करके फिर रह गई। टीचर ने कहा ठीक है, अच्छा है, एक और बार कोशिश करो, इस बार शायद बोल लो। तो फिर भोली कह के पूरा नाम ले लिया और इस बार उसे बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट जैसे उसने कर लिया वैसा उसे महसूस हो रहा था। टीचर ने कहा वेल डन, उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि मतलब कि उसके दिल को बहुत अच्छा लगा। भोली ने उसकी तरफ मतलब टीचर ने कहा कि आज तुम यहाँ आओ, हम तुम्हें रोज़ सिखाएंगे, तुम सब कुछ बोलने लगोगी। तो भोली ने कहा रियली समय सच में, कहा हाँ हाँ ये बहुत आसान है, तुम्हें बस रोज़ स्कूल आना होगा। जो तो उसने कहा क्या तुम आओगी ना, तो उसने सर हिलाया।
तुमने कहा नहीं, जोर से कहो। तुमने कहा हाँ आऊँगी। और तो टीचर ने कहा क्या मैं तुम्हें नहीं बताया कि ये बुक ले लो, ये इसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो उसने खोल के देखी थोड़ी। हाँ, बस तुमने कहा कि 1 महीने बाद तुम ये बुक पढ़ने लगोगी और उसके बाद मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूँगी, फिर तुम उसे भी पढ़ने लगोगी, उसके बाद इसके भी। ऐसे धीरे धीरे तुम बहुत ज़्यादा सीख जाओगी और मैं तुम्हें देती रहूँगी। और जब तुम सब पढ़ लोगी तब तुम पे कोई नहीं हँसेगा, सब तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाओगी बोलने में। ठीक है। तुमने कहा समझ गई, अब जाओ घर जाओ और कल सुबह फिर आ जाना। भोली को ये सब बातें सुन के बहुत अच्छी लगी। इसे तो नई किरण जैसी मिल गई जिंदगी जीने की, कि उसका सब मजाक उड़ाते थे। और अब टीचर ने कहा कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उसे बहुत खुशी हुई। साल बीत गए धीरे धीरे, और जो शहर था वो, जो गांव था वो शहर बन गया। वहाँ जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन चुका था। सिनेमा भी खुल चुके थे, कॉटन ग्रीन मिल्स भी खुल चुकी थी, ट्रेन भी अब उनके रेलवे स्टेशन पे रुकनी थी। मतलब कि अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका था। एक रात रामलाल अपनी बीवी से कह रहे थे, क्या मैं विश्व भर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ या विश्व भर का प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। इतना भोली कितनी मतलब कि लकी है कि उसे ऐसा दूल्हा मिल रहा है, एक बड़ी सी दुकान है, एक घर है, और मैंने सुना है कि कई सारी बैंकों में उसका खाता भी है, बहुत रुपया है, अब हमसे दहेज के लिए भी नहीं मांग रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन वो जो लड़का है वो थोड़ा बूढ़ा है और उसके लिम्स भी काम नहीं करते हैं, है ही नहीं। का तो क्या हो गया, थोड़ा बड़ा है, बड़ा हो के भी कितना होगा, 45-50, ये भी इंसान की कोई उम्र थोड़ी है। ये तो इसी को जवान, ये तो जवानी में ही आ गए। उसकी वाइफ ने कहा और हमारी बेटी इतनी लकी है कि उसको ऐसा मिल रहा है, मुझे तो लगा उसको कोई मिलेगा ही नहीं, तो तुम ये प्रस्ताव मान लो, नहीं तो वो पूरी ज़िंदगी बगैर शादी ही रह जाएगी। कहा कि हाँ, लेकिन भोली क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगी, वो तो गाय है, वो कुछ नहीं कहेगी। तो कहा हाँ तुम ठीक कह रही हो, मतलब उसने कहा कि वो तो वैसे भी पागल है। कहा हाँ तुम ठीक कर रही हो, रामलाल ने बोला। लेकिन पीछे कोने से भोले सब बातें सुन रही थी। विशंबर नाथ जो दूल्हा था भोले का, वो एक बढ़िया ग्रोसर था, सब्जी वाला था, मतलब कि बढ़िया था, कारोबार बड़ा था। He came with a big party of friends and relations to him in the wedding. वेडिंग में वो अपने कई सारे रिश्तेदार के साथ आया, बैंड बाजा लेके आया और ये सब मतलब धूमधाम से आया। रामलाल जो थे वो बहुत खुश हो गए कि उनकी चौथी बेटी की भी शादी होगी, वैसा ऐसे लड़के के साथ होगी। ये सब सोच के ये वो बहुत खुश हो गए, तब खुशी का माहौल था। और जो भोले की बड़ी बहन थी वो भी उस ओकेशन पे आई थी, और वो भी कह रही थी कि कितना अच्छा लक है उसका, भोली का। तभी उसी मौके पे जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि वो दुल्हन को लाया जाए। भोली वही ट्रेडिशनल रेड सिल्क एंड क्लॉथ में आई, आग के पास आके खड़ी हो गई। तो फिर उसने कहा कि जो वधू के गले में माला डाली। तो उन्होंने अपना हाथ उठाया, मतलब माले से कि डाल देते हैं, तभी एक औरत का पैर फिसला और उसका जो घूंघट था वो उठ गया। फिर भी संबरनाथ ने उसका चेहरा देख लिया, तो वो कहने लगी ऐसी चेहरा कैसे है, तो मतलब थोड़ा नौटंकी करने लगे। तो उन्होंने कहा, रामलाल ने कहा तो क्या हो गया, तुम इतने जवान भी तो नहीं हो, तुमको कैसे मिलेगी। उसने कहा कि हाँ माना मैं जवान नहीं हूँ, लेकिन ऐसे से तो मैं शादी नहीं करूँगा, अगर मुझे करना है तो तुम्हें मुझे 5,000 रुपये देने होंगे दहेज के लिए, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। वो उसे ह्यूमिलेट करने लगे। तो उन्होंने कहा कि मैं 5,000 रुपये कहाँ से लाऊँगा, इज्जत का सवाल है ये सब,
और अपनी पगड़ी उतार के उनके पैरों में रख दी कि अब ऐसा मत करो, एक काम करो तुम 2,000 रुपये ले लो, 5,000 हम नहीं दे पाएंगे। कहा नहीं, 5,000 चाहिए तो चाहिए, वरना अपने ये ले जाओ बेटी को। तो वहाँ रोने लगे रामलाल, और मतलब कि यही वो ह्यूमिलेट कर रहे थे, सह रहे थे। On Bishambarnath Giri, a face apparent of triumphant smile, he had glamped and won. Give me the garland, he announced. ठीक है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हें 5,000 रुपये का इंतजाम करके देंगे दिए थे। तो उन्होंने कहा, विशंबरनाथ ने कहा चलो ठीक है, मुझे वरमाला लाओ, मैं पहना रहा हूँ। और उसके बाद तो विशंबरनाथ ने कहा कि हाँ मुझे माला लाओ, मैं पहना रहा हूँ। एक बार फिर वो घूंघट उठा, लेकिन इस बार दुल्हन की आंखें नीचे नहीं थीं। वो गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी और उसका गुस्सा बहुत तेज था। विशंबरनाथ ने माला पहनाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसने हाथ पकड़ लिया और तेजी से और आग में डाल दिया गार्लैंड जो जल रही थी। उसने कहा पिताजी, बहुत तेज, बिना हिचकिचाए, जितने भी यहाँ आए हो अपना पैसा वापस ले लीजिए, मैं इस इंसान के साथ शादी नहीं करूँगी। तो सब वहाँ गुनगुनाने लगे कितनी बेशरम लड़की है वगैरह वगैरह, जो तो खड़े थे। रामलाल को तो झटका जैसा लग गया। ने कहा बेशरम, ये तो क्या कर रही है, भोली क्या तू पागल हो गई है? रामलाल चिल्लाते हुए कहा। तो अपनी इज्जत का, अपने परिवार की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेगी। तो उसने कहा कि आपकी इज्जत के लिए मैं इस इंसान के साथ, लूले इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती, जो भी एकदम लालच से एकदम घिरा हुआ है। इस डरपोक इंसान के साथ मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। सब लोग वापस वही मतलब कि घूमने की कैसी बेशरम लड़की है, हमने तो सोचा था ये एक गाय जैसी लड़की है, ये तो बहुत ही। लेकिन तो वही उसकी आवाज़ पड़ी तो वो भोली ने कहा हाँ आंटी, आप तो चाहती हैं कि मैं एक गाय जैसी बन जाऊँ, मुझे कोई भी धकेल के ले जाए, हाँ के ले जाए, सॉरी, ठीक है। इसीलिए तो मुझे मेरा हाथ, यही समझ के तो आप लोग मेरा हाथ इस जानवर को दे रहे थे, लेकिन मैं एक गाय नहीं हूँ, ना ही मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं बोलूँगी और आप सब सुनेंगे। विशंबरनाथ ग्रोसर जो था वो विशंबरनाथ, वो अपनी पार्टी के साथ वहाँ से चला गया। जो बाकी सब मतलब बंद हो गया। और फिर जो रामलाल थे वो ग्राउंड पे खड़े हो गए, वो अपनी शर्म से सर झुकाए हुए थे। जो आग थी धीरे धीरे बुझ गई, सब कोई चला गया था। रामलाल ने भोली से कहा ये तुमने क्या किया, अब तुमसे शादी कौन करेगा, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, हम तुम्हारा क्या करें। लेकिन जो सुलेखा थी वो अब शांत हो चुकी थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनूंगी, मैं अकेली काम करूंगी और जो सेम स्कूल है जिसमें मैं पढ़ी हूँ उसी में सबको पढ़ाऊंगी। अपनी टीचर जो उसके मतलब कि वहीं कॉर्नर में खड़ी थी, उन्हें वो जो ड्रामा देख रही थी वहाँ से खड़ी खड़े, उनने पूछा तुम कि क्या ये ठीक रहेगा मैडम? तो कहा हाँ भोली बिल्कुल, और मुस्कुराते हुए वो भी चली गई। और उसके मन में भी एक सेटिस्फेक्शन आ गया, जैसा कि एक आर्टिस्ट को आता है कोई मास्टरपीस बनाते वक्त। ये कहानी के राइटर हैं AK अब्बास। चलो दोस्तों, चैप्टर ख़त्म हुआ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना यार, नया यूट्यूबर हो, यहाँ तक आए हो तो अच्छा ही लगा होगा। थैंक यू।